बात है साल 1998 की, जब समझौता एक्सप्रेस अटारी बॉर्डर पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही पुलिस फोर्स अलर्ट हो गई और मुसाफिर एक एक करके ट्रेन से उतरने लगे। कुछ के हाथ में बैग थे तो कुछ के हाथ में गठरी। वो लोग सरहद पार से आए थे, इसलिए चेकिंग और पूछताछ इस तरीके से चल रही थी जैसे किसी खतरनाक मुजरिम से की जाती है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी। जो लोग इधर से उस पार जाते थे उनके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता था। पुलिस को उन लोगों की शक्लें तो याद हो चुकी थी, इनमें एक महिला भी थी। जब चेकिंग के लिए उसका नंबर आया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, बीबी तेरा बहुत आना जाना होता है और गठरी में क्या है? महिला ने जवाब दिया, नातेदारी है वहाँ अपनी। अब थोड़े डाउटफुल तरीके से देखते हुए इंस्पेक्टर ने पुलिस वाले को गठरी खोलने का इशारा किया। गठरी से एक जूसर मशीन निकली। तभी इंस्पेक्टर गुस्से में चीखा, इस पर 2 हथौड़े तो बजा। पुलिस वाले ने हथौड़ा उठाया और जूसर पर दे मारा। जूसर के कई टुकड़े हो गए। फिर जूसर के अंदर से जो निकला वो देखकर ऐसा लगा मानो वहां मौजूद पुलिस अधिकारी ये जानते थे कि उन्हें क्या हासिल होने वाला था। दरअसल उसमें 2 पिस्टलें बाहर निकली, लेकिन वो महिला थी कौन? आखिर ये धंधा कब से चल रहा था? इन हथियारों का क्या होता था? और क्या ये गठरियां ही आज तक भी भारत में फैलाने वाले डर की जड़ हैं, जिसे सब आतंक के नाम से जानते हैं? क्या थी पूरी कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगस्त 1947 देश भर में आदेश जारी कर दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में अलग होने जा रहे हैं, इसलिए जो जिधर जाना चाहे जा सकता है। इस बंटवारे की जिम्मेदारी रेड क्लिफ को सौंपी गई। बॉर्डर लाइन खींचने के लिए उसे सिर्फ 10 से 12 दिन मिले थे, इसलिए उन्होंने बस एक बार हवाई जहाज से भारत को देखा और सरहदें बांट दी। इसी के साथ भाइयों की तरह रहने वाले एक देश के लोग 2 मुल्कों में बट चुके थे और दोनों मुल्क देखते ही देखते एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। और इस दुश्मनी का रिजल्ट था 1965 एंड फिर 1971 का वॉर, जिसने दोनों देशों को इतनी दूर कर दिया कि कुछ किलोमीटर की दूरी भी बेहद लंबी लगने लगी थी। इस दूरी को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कई ट्रेनें चलाई गई, जिनमें से एक थी समझौता एक्सप्रेस। दरअसल आपसी रिश्तों को सुधारने के लिए जुलाई 1972 में शिमला समझौता किया गया। इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने दस्तखत किए और आपसी विवाद को मिलकर सुलझाने का वादा किया। साथ ही दोनों देश लोगों के बीच जमीन, हवा और समुद्री रास्ते से लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए राजी भी हुए। इसी के तहत 22 जुलाई 1976 को पहली बार समझौता एक्सप्रेस रवाना हुई। अब शुरुआत में ये रोजाना अमृतसर से लाहौर के बीच चलती थी, लेकिन 4 साल बाद पंजाब में फैली अशांति की वजह से इस ट्रेन को अटारी तक ही लिमिटेड कर दिया गया। खैर, समझौता एक्सप्रेस ने दोनों देशों की सरहदों को छोटा करने में बेहतरीन रोल प्ले किया। इस दौरान एक नाम काफी पॉपुलर हुआ और वो था कैराना, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का हिस्सा हुआ करता था। फिलहाल ये शामली जिले में लाहौर और कैराना के बीच करीब 450 किलोमीटर की दूरी है, जो बंटवारे के बाद बेहद लंबी लगने लगी थी। लेकिन समझौता एक्सप्रेस ने इस दूरी को खत्म कर दिया। दोनों के बीच गठरी कारोबार शुरू हुआ। सरहद पर यानी पाकिस्तान तक जाने वाले मुसाफिर यहाँ से पान सुपारी और मसालों का कारोबार करते थे। कैराना से पान सुपारी और मसालों की गठरियां पाकिस्तान जाती और वहां से उन्हीं गठरियों में बंद कर मिर्जा चप्पल और डिस्को कपड़े कैराना पहुंचते। भारत में ये कपड़ा मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर में काफी पॉपुलर भी हुआ था। ये बेहद चमकीला कपड़ा था जिसके रंग भी भड़कीले होते थे। इस कपड़े की कमीज सिलवाकर पहनना तब नौजवानों का शौक हुआ करता था। ये गठरी व्यापार खूब फल फूल रहा था, लेकिन इन्हीं गठरियों से कब अपराध पनप गया पता नहीं चल सका। दरअसल पाकिस्तान से आने वाली मिर्जा चप्पल का तला करीब 2.5 इंच मोटा होता था। उस समय जो लोग इलीगल तरीकों से एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, वहां से एक आइडिया आया। वो लोग इस तले को काटकर इसमें सोने का बिस्किट रखने लगे। तले को इतनी सफाई से काटा जाता था कि किसी को भी शक ना हो। एक जोड़ी चप्पल 200 ग्राम से ज्यादा सोने की तस्करी का जरिया बन गई। ये सिलसिला कई सालों तक चला। शामली के ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंद्रपाल पंचाल। उनकी माने तो उस समय इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें हर देश में एक जैसी हो गई थी। गठरी कारोबार तब इतना पॉपुलर हुआ कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी इसमें अपना हाथ आजमाना चाहती थी। ISI की एंट्री के बाद सोने के बिस्किटों की जगह धीरे धीरे हथियारों ने ले ली। मिर्जा चप्पल की आमद कम हो गई और पिस्टलों को ढोने के लिए लाहौर का जूसर गठरियों में चलने लगा। इस व्यापार के अलावा भी कैराना के सैकड़ों परिवारों का पाकिस्तान के शहरों से खून का रिश्ता था। शुरुआत में हमने जिस महिला का जिक्र किया था वो भी कैराना कस्बे की ही थी, जिसका नाम था फहमीदा। इस बिजनेस में कैराना के लोगों की अच्छी खासी गैंग थी जिनका ब्रेन वॉश किया गया था। सबसे बड़ा उदाहरण पॉपुलर खतरनाक आदमी इकबाल का है।
इकबाल ग्रेजुएट था, वहीं उसने इस्लामिक शिक्षा मदरसे से ली थी। इकबाल के पिता कैराना के बेगमपुर बाजार में फलों का ठेला लगाते थे। इकबाल ने पढ़े लिखे होने का फायदा उठाया और वो पाकिस्तान के लिए पासपोर्ट और वीजा बनवाने में मुसाफिरों की मदद करने लगा। दरअसल तब ट्रेन से सफर करने के लिए भी वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। उसने इस धंधे से खूब कमाई की और इसी बाजार में अपना एक ऑफिस खोल लिया। इस दौरान इकबाल के तार पाकिस्तान की ISI से भी जुड़ गए। उसकी बाईं आंख में हल्का सा डिफेक्ट था, इसलिए लोग इसे इकबाल काना कहते थे। खैर, उसने गठरियां ले जाने वाले मुसाफिरों को खरीदना शुरू कर दिया। वो टूर के लिए हर मुसाफिर को 3000 रुपए देता था। मुसाफिर को गठरी में पान सुपारी और मसाले ले जाने होते थे। लौटते समय उनकी गठरी में क्या बांधा जाता, इस बारे में उसे सवाल करने की इजाजत नहीं थी। टूर एंड ट्रैवल्स ऑफिस की आड़ में इकबाल काना का हथियारों का धंधा खूब धड़ल्ले से चल रहा था। अगर कोई मुसाफिर पकड़ा जाए तो उसकी जमानत की जिम्मेदारी भी इकबाल की ही थी। इसलिए वो ज्यादातर अपने गैंग में खूबसूरत महिलाओं को भर्ती करता, क्योंकि महिलाएं नकाब में रहती, इसलिए उनके पकड़े जाने के चांसेस कम रहते थे। भला की खूबसूरत फहमिदा भी इसी गैंग का हिस्सा थी, जिसे सरहद पार बैठे लोगों के जरिए लीड किया जा रहा था। इन सब के बीच फरवरी 1995 की गैंग लीडर्स ने इकबाल को मिलने के लिए पाकिस्तान बुलाया। तभी उसकी 75 पिस्टलों की एक खेप दिल्ली में पकड़ी गई और इनके साथ 6 मुसाफिर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कड़ी पूछताछ के बाद उन लोगों ने इकबाल का नाम ले दिया। उसी दिन से वो भारत में वांटेड हो गया। अब उसे पाकिस्तान में ही अपने रहने का इंतजाम करना पड़ा। वो हमेशा के लिए सरहद पार के पंजाब में बस गया और ISI के लिए काम करने लगा। वहीं कैराना के कई लोग आज इकबाल काना का राइट हैंड बनकर काम करते हैं। इसके अलावा जेल से छूटने के बाद फहमिदा ने अपना नाम बदलकर हामिदा कर लिया और किसी तरह पाकिस्तान चली गई। इसके बाद साल 2000 में वो पाकिस्तान नागरिक बनकर फिर से भारत लौटी। उसने फर्जी पते और फर्जी नाम के साथ वीजा लिया, जिसके अकॉर्डिंग उसका नाम हामिदा था। उसका घर बागपत में था, लेकिन बागपत के बजाय वो कैराना में अपने परिवार के बीच आकर रहने लगी। लोकल खुफिया एजेंसी ने जब हामिदा की तलाश की तो वो कैराना में मिली। उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया गया और हामिदा बनकर पाकिस्तान के लाहौर में बस गई। लेकिन इकबाल काना से अब भी उसके ताल्लुकात थे। कैराना और आतंक का कनेक्शन यहीं खत्म नहीं होता। शामली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी की माने तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में 58 साल की सलीम अहमद उर्फ हाजी सलीम टुइया और उसके पड़ोसी कफील अहमद शामिल थे। NIA की पूछताछ में दोनों का पाकिस्तान से कनेक्शन मिला। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो सलीम टुइया ISI से जुड़ी एक महिला से लगातार फोन पर बात करता था। सलीम का घर कैराना के औल खुर्द बिसातियान मोहल्ले की संकरी सी गली में है। इनफैक्ट वो 4 मंजिला शानदार कोठी है। पड़ोस में रहने वाली कफील की बहन बताती है कि वो लोग आपस के गांव में मसाले बेचते थे। उनका घर छोटा होने की वजह से मसालों का स्टॉक रखने के लिए जगह नहीं थी, तो उन्होंने हाजी सलीम के घर के निचले हिस्से में स्टोर बना लिया। उनके अकॉर्डिंग कफील का पाकिस्तान से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो इस बात से हैरान है कि उनके साथ मसाले का छोटा मोटा कारोबार करने वाले सलीम टुइया पर अचानक इतना पैसे की बरसात कैसे हो गई। लेकिन NIA ने जब इन दोनों की गिरफ्तारी की तो बात समझ में आ गई। जांच में यह भी पता चला कि हाजी सलीम टुइया और कफील के बैंक खाते में मोटा पैसा आया है। इसके अलावा दरभंगा में जो पार्सल ब्लास्ट हुए थे उनके टुकड़ों पर NIA को नंबर मिला था, जिसकी तहकीकात की गई थी। ये नंबर कैराना के किसी शख्स का था। NIA कई बार कैराना आई, दर्जनों लोगों से पूछताछ की। इसके बाद उसने हैदराबाद के नामपल्ली से नासिर मलिक उर्फ नासिर खान और मोहम्मद इमरान मलिक को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी के प्रेस नोट के मुताबिक दोनों सगे भाई हैं और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी। अपने हैंडलर्स के इशारे पर इन दोनों ने पहले IED बम बनाया, उसे एक कपड़े के पार्सल में पैक किया और फिर सिकंदराबाद से दरभंगा जाने वाली ट्रेन में फिट कर दिया। एजेंसी के मुताबिक नासिर खान 2012 में पाकिस्तान में लश्कर के हैंडलर से मिला था। उसने वहां स्थानीय बाजार में आसानी से मिलने वाले केमिकल्स के यूज करके IED बम बनाना सीखा। दूसरी ओर इन दोनों के पिता हाजी मूसा खान बताते कि नासिर 20 साल से हैदराबाद में कपड़े का कारोबार कर रहा था। उसके बीवी बच्चे भी वहीं रहते हैं। कुछ साल पहले वो छोटे भाई इमरान को भी अपने साथ ले गया। दोनों कम पढ़े लिखे हैं। मूसा खान दावा करते हैं कि वो भारतीय सेना के सैनिक रह चुके हैं और उनका बेटा कपड़े के कारोबार के साथ भारतीय खुफिया एजेंसी का सिपाही था। लेकिन इन दोनों दावों को प्रूफ करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। उनके नाम राशन की एक दुकान है, आगे से घर टूटा फूटा है, लेकिन दूसरी ओर प्लॉट के एक बड़े हिस्से में जोर शोर से काम जारी है, यानी घर बन रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब घर में खाने के लाले हैं तो मकान बनवाने के लिए 80 साल की उम्र में मूसा खान के पास लाखों रुपए कहां से आए। ये धंधा पानी कैराना में आज भी चल रहा है, जो पाकिस्तान की गठरियों में भरकर यहाँ तक लाया गया था और इसका जरिया बनी थी समझौता एक्सप्रेस, जिसे पाकिस्तान ने बंद कर दिया है।
दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखला गया था, इसलिए उसने सरहद पर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद ट्रेन अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौट आई। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने तब समझौता एक्सप्रेस के साथ साथ हवाई रास्ते पर भी रोक लगा दी थी। इसके अलावा भारत से सारे कारोबारी रिश्ते भी खत्म कर दिए। लेकिन इसका नुकसान किसको ज्यादा हुआ, भारत को या पाकिस्तान को? इस पर बात करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट BK दुबे कहते हैं कि पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस रोककर और कारोबारी रिश्तों को खत्म करके भारत का काम आसान कर दिया। अगर भारत समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को रोकता और कारोबारी रिश्तों को समाप्त करता तो पाकिस्तान मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट जा सकता था। इसलिए मजबूरी में भारत को यह सब झेलना पड़ रहा था। लेकिन अब इसके बंद होने से सीमा पार से होने वाली तस्करी और आतंकी घुसपैठ रोकने में भी मदद मिल रही है। दुबे का कहना है कि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। समझौता एक्सप्रेस बंद होने से भारत की करेंसी पाकिस्तान को नहीं मिल रही, जिसका खामियाजा वो भुगत रहा है। जहां तक भारत की बात है तो भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान पर तो डिपेंड नहीं है। वहीं पाकिस्तान के इस कारनामे से भारत को पूरी दुनिया को अब ये खुलकर बता सकता है कि पाकिस्तान जिस समझौते को करता है वो उसी का पालन नहीं करता है। दुबे का कहना है कि पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन रोककर जुलाई 1972 में हुए बिलेटरल शिमला एग्रीमेंट की शर्तों का वायलेशन किया है। इंटरनेशनल लेवल पर द्वीपक्षीय समझौते सबसे ज्यादा अहम माने जाते हैं। समझौता एक्सप्रेस को शिमला समझौता के तहत दोनों देशों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए चलाया गया था, लिहाजा इसको फ्रेंडशिप एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हमें फ्रेंडशिप के बदले आतंक मिल रहा था, इसलिए इसका बंद होना भी बेहतर है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।